मैं जन्म से संघ पृष्ठभूमि से हूँ। लेकिन प्रशासनिक तौर पर जब कभी समस्याएं आती हैं तो उनका निराकरण कैसे करते हैं आप? नियमितीकरण में समिति तो स्थायी रूप से कार्मिकों को नियुक्त कर लेती है, लेकिन सरकार और विभाग उनको नियमितीकरण में काफी देर लगा देता है। स्वयंसेवक होने की वजह से आपको टारगेट किया गया था? गहलोत सरकार के बीच में हमने हमारे प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 5 कार्मिकों को खोया है। क्या उम्मीद करते हैं आप राजस्थान राज्य सरकार से? नियोक्ता निर्धारण का विषय रखा हुआ है, जिसके माध्यम से प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण हो। इन सारी भागदौड़ और संघर्ष के बीच में क्या परिवार को आप पर्याप्त समय दे पा रहे हैं, या मन में एक टीस है कि परिवार को समय नहीं दे पाता? कि ये जो संपूर्ण सहकार परिवार है, ये संपूर्ण सहकार परिवार ही मेरा परिवार है। अगर संपूर्ण परिवार सुखी है तो मेरा परिवार सुखी है। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद प्रशांत में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ है, जिसमें हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं, कुछ उनके अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी को कुछ जानकारियां मिल सके, कुछ मोटिवेशन मिल सके और वो आगे बढ़ सके। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए जो शख्सियत मौजूद है वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत ही समर्पित स्वयंसेवक कहलाते हैं और भारतीय मजदूर संघ में भी अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, और उसके साथ साथ वो राजस्थान राज्य सहकारी कर्मचारी संघ के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं श्री कुलदीप जंगम। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया। आप 12 से हैं जी, लेकिन आप ज्यादातर जयपुर ही रहते हैं जी। क्या कारण है? कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण को लेकर निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है। एक आशा है और एक सोच है कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिक हैं, उनके काफी लंबे समय से जो समस्याएं चल रही है, मैं चाहता हूं कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण हो। इसको लेकर निरंतर हम लोग संघर्षरत हैं और प्रयासरत हैं। इसी निमित्त हम लोग जयपुर आना जाना होता रहता है। तो यहाँ जब आते हैं तो क्या आपका रूटीन होता है यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद में हम लोग प्रारंभिक रूप से हमारी संपूर्ण प्रदेश कार्य समिति के साथ हम लोग पहले डिस्कस करके एक कार्यकारिणी के माध्यम से एक संरचना और रचना तैयार करते हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। उसके बाद प्रातः काल से ही निरंतर हमारा कार्यक्रम हम लोग सेटअप करते हैं पूरा। उस हिसाब से दिन भर के अंदर हमें कहाँ जाना रहता है, किन किन से मिलना रहता है, वो सारी सिस्टम से हम लोग सेटअप करके उस हिसाब से हमारा दिन भर का कार्यक्रम तय करते हैं। आप कितने साल से इस संघ के साथ जुड़े हुए हैं? मैं जन्म से संघ पृष्ठभूमि से हूँ। जन्म से ही, मतलब छोटे से थे तभी से शाखा में जाने लग गए थे? जी। आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक प्रकल्प है। काफी सारे प्रकल्प हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए या समस्याओं का निराकरण करने के लिए, राष्ट्रवाद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकल्प जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करते हैं, और उसी के तहत भारतीय मजदूर संघ भी काम करता है और ये उसी से जुड़े हुए हैं। तो कुलदीप जी, अभी जिस पद पर आप हैं, राजस्थान राज्य सहकारी कर्मचारी संघ, तो इस संघ में आमतौर पर आपकी क्या गतिविधियां रहती हैं और क्या आगे की सोच है आपकी? जी, प्रदेश में लगभग 8000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 22000 हमारे कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं। इन 22000 कार्मिकों के माध्यम से दिन रात मेहनत करके हमारे धरातल पर एक किसान के चूल्हे चौकी तक पहुंच वाली जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके माध्यम से लगभग 38 लाख परिवारों तक हमारे 22000 कार्मिकों की पकड़ होती है, जिसके माध्यम से वो दिन रात सेवा करके उनकी सेवा में राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं होती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो,
चाहे राज्य सरकार की हो जी, उनको मूर्त रूप देने में, धरातल पर उसकी क्रियान्विति कराने में अपना अहम योगदान ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्मिक देता है जी, चाहे वो सरकार के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण का बिना ब्याज वाली योजना हो, चाहे समर्थन मूल्य हो, चाहे प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना हो, चाहे ऋण माफी हो सरकार द्वारा। इस प्रकार से जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार लागू करती है उनको धरातल पर ग्रामीण परिवेश के अंदर जो क्रियान्विति कराने में अपना अहम योगदान देते हैं वो देते हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिक जी, जिनके माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर धरातल पर क्रियान्वयन होता है। जी, किसानों से जुड़ी हुई कई योजनाएं हैं जी, जो कि आप गांव-गांव तक पहुंचा रहे होंगे जी। तो ऐसी मुख्य कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो जिन पर आप कार्य कर रहे हैं फिलहाल? अभी लगभग 38 लाख किसानों तक राजस्थान सरकार के माध्यम से बिना ब्याज के ब्याज मुक्त फसली ऋण, अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से राजस्थान प्रदेश में हो रहा है। लगभग 22,000 कार्मिक किसानों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और उन 38 लाख परिवारों तक बिना ब्याज के फसली ऋण का वितरण किया जा रहा है। अभी भी भाजपा की सरकार के माध्यम से, सम्मानीय भजन लाल जी शर्मा साहब के माध्यम से, माननीय गौतम जी दत्त साहब हमारे सहकारिता मंत्री जी द्वारा गो पालन योजना का अभी क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ है। उसके माध्यम से 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज के किसानों को गोपालन योजना के माध्यम से ऋण का वितरण किया जा रहा है जी। वो भी किसानों के लिए एक अहम और महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है। अच्छा, अभी तक का जो कार्यकाल भाजपा सरकार का अभी राजस्थान प्रदेश में है, उससे क्या राजस्थान के ग्रामीण संतुष्ट हैं या कहीं ना कहीं उनके मन में कोई टीस है? संतुष्ट के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो लगभग जो समस्या है उनका शीघ्र निराकरण को लेकर भी राज्य सरकार प्रयासरत है। केंद्र सरकार भी उसमें जो यथा योग्य सहयोग होता है वो कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे संशोधन है जो राज्य सरकार को करने की, केंद्र सरकार को करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके माध्यम से कुछ ऐसी योजना है जिनमें काफी कुछ अभी परिवर्तन होना चाहिए। जो अभी किसानों को आशा है कि निश्चित रूप से इस सरकार के कार्यकाल में वो परिवर्तन होंगे जी। तो आपको, वैसे तो आप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ उन योजनाओं को आप पहुंचा भी रहे हैं जी। आपकी पूरी टीम, आपका पूरा संघ जो है इसके लिए कटिबद्ध है। लेकिन फिर भी आपको प्रशासनिक तौर पर भी समस्याएं आती होंगी कुछ, और कुछ सरकार के स्तर पर भी आती होंगी। सरकार के स्तर पर आने वाली समस्याओं को तो आप कैसे जैसे निपटा लेते होंगे, क्योंकि मंत्रियों में आपकी अच्छी पैठ है और सभी आपको जानते भी हैं, बहुत करीब से आपसे परिचित हैं। लेकिन प्रशासनिक तक तौर पर जब कभी समस्याएं आती हैं तो उनका निराकरण कैसे करते हैं आप? प्रशासनिक स्तर पर हम सब लोग, हमारे संगठन के संपूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी दिन रात मेहनत करके, चाहे वो सेवा नियम हो, चाहे विभाग के सहकारिता विभाग के नियम हो, उन सबको फॉलो अप करके अधिकारियों द्वारा जो हमारे मन में जो संशय होता है या जो विषय होता है उनके निराकरण को लेकर यथा योग्य हम लोग सहयोग के लिए देखते हैं। उनके नियमों में क्या कुछ हो सकता है, किसानों को क्या हम लोग लाभ दे सकते हैं, कार्मिकों के हितों को लेकर क्या निराकरण हम लोग कर सकते हैं जी। वो लगभग हम लोग समाधान के लिए प्रयास करते हैं। अभी पिछले दिनों जो है कुछ आप पर, जो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार थी तो कुछ केस वेस भी चले थे, क्या थे वो? गत सरकार के बीच में देखिए, कार्यकर्ता संघ पृष्ठभूमि से हूं तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ स्वयंसेवक हूं। तो कार्यकर्ताओं की जो विचार, स्वयंसेवक होने की वजह से आपको टारगेट किया गया था? निश्चित रूप से देखा जाए तो लगभग ये सही है, सत्य है जी। फिर वो क्या मामला था, उसका कैसे आपने निराकरण किया है? प्रशासनिक लेवल पे देखा जाए तो प्रशासन भी निश्चित रूप से जो उचित होता है उसका साथ देता है, लेकिन कई बार राजनीतिक दबाव इस प्रकार से अधिकारियों के समक्ष भी आते हैं कि उसमें निश्चित रूप से समय लग जाता है। तो न्याय के लिए मेरे को भी काफी बाट जोड़नी पड़ी
और वही समय आया, उस समय निश्चित रूप से संगठन के लिए, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आता हूँ और संगठन में भी भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक संगठन है, घटक है। तो इन लोगों ने इसी विषय को देखते हुए, और चूंकि हमारा राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ भी भारतीय मजदूर संघ का ही एक अंग है जी। जैसे जिस प्रकार से लगभग 22,000 कार्मिकों के बीच में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ से 1989 से संबद्ध संगठन है जी, तो उस इकाई को जिस प्रकार से हम लोगों ने खड़ा किया और खड़ा करके मजबूती के प्रभाव के साथ में कार्मिकों को साथ में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ा संगठन, और लगा इनको कि चूंकि 22,000 कार्मिक और 8,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 38 लाख परिवारों तक कार्मिकों की पकड़ होना, ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण, और दिन रात सेवा में लगा होना कार्मिकों का, उनके बीच जुड़ाव, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का सीधा धरातल पर ग्रामीण परिवेश में क्रियान्विति, ये सब देख करके थोड़ा सा लगता है, और सरकार भी इस चीज को चाहती, लेकिन निश्चित रूप से उसमें देखा गया कि जो समस्याएं आई वो समय के साथ में परिवर्तन आया, और आज यथायोग्य जो न्याय की जो दरकार थी वो न्याय की दरकार पूरी हुई, और आज पुनः आपके सामने बैठे हैं। सस्पेंड भी हुए थे जी तनख्वाह भी रोकी गई थी जी। खैर कोई बात नहीं, ये संघर्ष का एक हिस्सा है। अगर कोई अपना परिचय देता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, तो ये समझा जाना चाहिए कि वो संघ से है। विचारधारा होती है, देश के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, एक जज्बा होता है, और मैं तो ये मानता हूँ राष्ट्रभक्त जो माँ भारती की सेवा में जो लग गया वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। क्या कांग्रेस में राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं? ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि राष्ट्रभक्त लोग नहीं हैं, लेकिन सबकी विचारधाराएं एक नहीं होती। अभी फिलहाल ये भी देखा गया है कि कई जो है भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो है भाजपा के सदस्य बने हैं जी। उसके पीछे क्या कारण रहा होगा आपके विचार से? हमारे विचार से सदस्य बनने में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग रहा वो राष्ट्रवादी विचारधारा, देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम और विचारधारा। चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले भी जो है ये सदस्यता अभियान जो है वो चालू हो गए थे, और देखा गया है कि कई मीडिया भी जो है इस बात को कवर कर रही थी कि फलानी जगह जो है इतने कांग्रेस के लोगों ने जो है भाजपा की सदस्यता ली, इतने समाजवादी पार्टी के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली, और कई अलग अलग दलों की जो है ये जानकारियां सामने आई थी। तो इससे ये क्या थी, मतलब कोई पॉलिटिकल स्टंट था, कोई अमित शाह जी का गेम था, मोदी जी का गेम था, या वाकई में लोगों को महसूस हो रहा था कि हम गलत जगह पर हैं और हमें सही जगह जाना है? जो परिवेश और आज के युवा पीढ़ी के अंदर जो भाव जागृत हुआ राष्ट्रभक्ति का, और जिस प्रकार से राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं, उन सबको देखकर निश्चित रूप से उसी का ये समर्पण का भाव रहा, और उसी का ये उद्देश्य, उसी के माध्यम से आज जो प्रभाव दिख रहा है उसी का ही मौका है, जिसके माध्यम से आज संगठन में जो परिवर्तन, अमूलचूक परिवर्तन हुए, और जो आज के समय में युवा जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उसी का वो प्रभाव। जी, तो आपका जो संघ है उसको सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है इस वक्त? विश्वास तो यही है। क्या उम्मीद करते हैं आप राजस्थान राज्य सरकार से? राजस्थान राज्य सरकार में जिस प्रकार से प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जो कार्मिक है, उनको आशा है कि राजस्थान की जो भाजपा सरकार है, और हम भी, आप कार्मिकों को भी ये बताया कि सरकार का समर्थक संगठन है, विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन जी। तो हम भी आशा करेंगे कि कार्मिकों के हितों में निराकरण, ज्यादा से ज्यादा जो वर्षों से जो लंबित समस्या हैं उनका निराकरण हो। कार्मिकों के जो, चाहे वो नियोक्ता निर्धारण का विषय हो, चाहे नियमितीकरण का विषय हो, कार्मिकों की जो प्रमुख समस्याएं हैं जिनकी वजह से आज के समय में जो कार्मिक जूझ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस सरकार के कार्यकाल में उन समस्याओं का निवारण हो,
सम्मानीय भजन लाल जी शर्मा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का निराकरण करें। माननीय गौतम कुमार जी तक सहकारिता मंत्री जी हमारी समस्याओं का निराकरण करें। जो समस्याएं वर्षों से जायज मांगे हैं उन मांगों का निश्चित रूप से राजस्थान सरकार हमारा समस्याओं का निराकरण करेगी, ऐसी हमें आशा है। ये जो संविदा कर्मी हैं, इनके बारे में क्या आपका संघ कुछ सोचता है कभी? जी, निश्चित रूप से सोचते हैं। और कार्मिकों को लेकर के नियमितीकरण वाला जो विषय आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि नियमितीकरण में समिति तो स्थायी रूप से कार्मिकों को नियुक्त कर लेती है, लेकिन सरकार और विभाग उनको नियमितीकरण में काफी देर लगा देता है। ये एक प्रमुख समस्या है, इसका समय समय पर निदान होना चाहिए। स्थायी रूप से जैसे कि सरकार ने 10 जुलाई 2017 तक के जो प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त कार्मिक है उनको स्थायी करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का जिला स्तर पर गठन किया हुआ है, जिसके माध्यम से अभी कुछ बीच में संशोधन हुआ, जिसमें सभी संभागों पर खंड पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय उन कमेटियों के जिला स्तर की कमेटियों के गठन करके उनके अध्यक्ष बनाए गए। उस कमेटी में जिला स्तर पर जिले की जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उनके प्रबंध निदेशक गण उसके सदस्य सचिव चुने गए जी। उप रजिस्ट्रार महोदय उसके सदस्य हैं जी। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय उसमें सदस्य हैं। इस प्रकार से कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के माध्यम से कार्मिकों को स्थायी किया गया है। तो अभी वैसे संविदा कर्मियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि संविदा कर्मी ऐसे बंधुआ मजदूर हैं जिनका आज तो है लेकिन कल कुछ पता नहीं है। इस बात को कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है ही सही। जिन कार्मिकों को संविदा स्तर के ही नहीं सभी लोगों के प्रदेश में देखा जाए तो स्थिति काफी चिंताजनक है। मैं आपको गत सरकार की ओर लेके चलूं पीछे, तो गत सरकार के समय कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत जी साहब की जी। उस गहलोत सरकार के बीच में हमने हमारे प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 5 कार्मिकों को खोया है। 5 कार्मिकों का खोने का कारण रहा हमारा आर्थिक तंगी से जूझना और उनका आत्महत्या करना। काफी चिंता का विषय रहा। संगठन ने काफी रोष भी प्रकट किया, सरकार के समक्ष रखा भी सही। कई हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर इतिहास में पहली बार रहा होगा जब संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के एक जिले के कोने और एक ग्रामीण स्तर से राजस्थान सरकार को ज्ञापन पहुंचा और उस ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं के निराकरण की मांग रखी गई कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 5 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों ने आर्थिक तंगी से जूझते हुए आत्महत्या तक कर ली जी। ये काफी चिंता का विषय है, इसका निराकरण किया जाए। प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त कार्मिकों को 2-2 साल तक वेतन नहीं मिलता। एक आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रातःकाल जो मजदूर आता है, दिहाड़ी मजदूर, वो भी सुबह प्रातः 9 बजे 10 बजे काम पर आता है, शाम को 5 बजते हैं। 5 बजे जब सूर्यास्त के पहले जब वो घर पर जाता है वो मजदूर, तो 5 बजे उसको भी उसके दिहाड़ी को से जो मजदूरी करने जो आता है मजदूर, उसको शाम को निश्चित रूप से जो भी उसका मेहनताना है वो मेहनताना उसको दे दिया जाता है। 5 बजे वो भी अपने घर परिवार के, चाहे वो उसके बालक हो बालिका हो, उसका जो घर पीछे भूखा परिवार बैठा रहता है, उसको एक आस होती है कि पीछे मेरे पिताजी मेरे भाई मेरे यहाँ आएंगे और हमारे लिए भरण पोषण के लिए कुछ लेकर के आएंगे। लेकिन आज चिंता का विषय है कि आज प्रदेश की 38 लाख किसानों की सेवा करने वाले इस ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिक को 2-2 साल तक वेतन नहीं दिया जाता। 2 साल किसे कहते हैं? आप अगर 1 दिन 2 दिन अगर किसी के पास अगर खाने के लिए पैसा नहीं होगा, वो 2 साल कैसे अपने परिवार की आजीविका चला रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा, क्या स्थिति होगी कि किस प्रकार से अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रहा होगा, उसके बूढ़े माता पिता बुजुर्ग होंगे उनका किस प्रकार से इलाज कर रहा होगा, उसके परिवार के बालक बालिका की किस प्रकार से उस शिक्षा को कैसे क्या कर रहा होगा। इस प्रकार से काफी सारी चिंताएं समस्याएं रहती हैं जो मेरे समझ भी रही। मेरे परिवार में देखा जाए मैं काफी गरीब स्तर से निकला हुआ परिवार का बालक हूँ। मैंने देखा है आपका वो समय भी और चिंता इसलिए मैंने खुद ने अनुभव किया है जब मुझे भी 2 साल तक वेतन नहीं मिला था। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के साथ में घर में पत्नी है, एक बेटा है छोटा, एक बेटी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कैसे पूरी की जाए जब 2 साल तक वेतन नहीं दिया जाए। मेरी माँ है वो हृदय रोग से पीड़ित है
उनके इलाज के लिए भी हम लोगों को पैसे की आवश्यकता पड़ती है नियमित रूप से। किस प्रकार से मैं अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनकी गोली दवाई के लिए, इलाज के लिए, किस प्रकार से वेतन के लिए और परिवार के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से गुजारा मैंने किया 2 साल, वो मुझे पता है किस प्रकार से मेरे दिन निकले हैं। तो ये विषय है। अब जब मेरी स्थिति ये है तो मेरा जैसे ही अपने दूसरे हमारे सहकार बंधुओं को मानता हूं, उनकी भी वही स्थिति होगी। जो पीड़ा मेरे को सहन करने को आज मिल रही है, वही पीड़ा पूरे राजस्थान के प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को मिल रही होगी। बिल्कुल। तो एक प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति का एक निचले स्तर की इकाई सहकारिता विभाग की, उस ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी की क्या स्थिति हो रही है, किस प्रकार से उसको भोजन के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए कितना जूझना पड़ रहा है, उसके बेटे बेटियों को शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हो रही होगी, उसके बुजुर्ग माता पिता का इलाज किस प्रकार से हो रहा होगा, उसकी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो किस प्रकार से कर रहा होगा, इन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। ये पीड़ा काफी निश्चित रूप से निराकरण होने लायक है, जिसको राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए, भारत सरकार को सोचना चाहिए। और हमारी समस्याओं को जायज मांगे हैं साहब, वाजिब मांगे, इनका निराकरण सरकार को करना चाहिए। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं लाइव परफॉर्मर्स पर, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो समय अभी आपने बताया, जो 2 साल आपने निकाले हैं जी, उन 2 सालों का साक्षात गवाह मैं खुद भी हूं। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो समय था जब इनकी इच्छा आत्महत्या करने की भी हुई थी। इन्होंने खुद मुझे बताया था और समस्या का समाधान चाहते थे, लेकिन हम मनोबल बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। और इनकी मैं इस मामले में भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा कि इन्होंने खुद उस विकट परिस्थिति का सामना किया और खुद अपनी ही समस्या का सामना नहीं किया, जबकि राजस्थान प्रदेश भर के जितने भी कार्मिक हैं उनके लिए भी इन्होंने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, सरकार और प्रशासन के सामने खड़े हो गए, नौकरी तक अपनी गंवा दी और आज हमारे सामने हैं और बहुत मजबूत स्थिति में आज हैं। कह सकते हैं कि ये संघर्ष की जीत है। अभी एक अवैध भर्ती वाला कुछ मामला चल रहा था, जिसको लेकर आप अशोक गहलोत जी के पास भी कई बार आए, उनको भी ज्ञापन दिए। वो क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा स्पष्ट करें। जी विषय मैं बताना चाहूंगा उस विषय को लेकर के। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से हम लोगों ने संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्मिकों द्वारा। उस संपूर्ण कार्य बहिष्कार के संघर्ष की जीत हुई जी। और राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने भी उस संघर्ष को माना, जिसके माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो 10 जुलाई 17 से पूर्व के जो लगे हुए कार्मिक थे, उनके नियमितीकरण को लेकर के रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियां राजस्थान द्वारा आदेश जारी किया गया जी। और उस आदेश के माध्यम से लगभग 3000 कार्मिकों का नियमितीकरण किया गया जी। प्रदेश के अंदर। नियमितीकरण करना संगठन की एक विजय मानी गई, लेकिन नियमितीकरण निश्चित रूप से अगर वास्तविकता में धरातल पर जिनका होना चाहिए था उनका किया जाए तो उचित, और जिनका नहीं होना चाहिए था उनका भी हो जाए तो अनुचित थोड़ा सा हमारे लिए पीड़ादायक रहा। क्योंकि जिनका नहीं होना चाहिए था उनसे तो कोई ना कोई लाभ लेकर ही उनको नियमित किया गया होगा। निश्चित रूप से ये बात भी आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। सत्य होने का भी प्रमुख रूप से विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लगभग प्रदेश के 10 सहकारिता विभाग के अधिकारियों का जी जांच के घेरों में आना, जी जांच में उनका इससे कहीं ना कहीं जुड़ाव होना, स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण में ऐसा ये सब कुछ होना, इसमें निश्चित रूप से अनुचित तरीके से लाभ दिलवाना साबित कर रहा है जी। और संगठन ने इस बारे में राजस्थान सरकार तक भी मांग की जी। वर्तमान सरकार को भी हम लोगों ने कहा ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए संगठन प्रयासरत था और कार्मिकों का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण करना वाजिब है जी। जिन कार्मिकों को वर्षों से जो सेवा दे रहे हैं उन कार्मिकों का भविष्य नियमितीकरण के लिए जो आज बाट जोड़ रहे हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए जी।
लेकिन उस नियमितीकरण के अंदर अनुचित रूप से जिन कार्मिकों का नियमितीकरण वंचित रखा गया और उनकी जगह जिन लोगों का होना था, उन लोगों को पीछे धकेल देना ये न्याय संगत नहीं है जी। इस स्क्रीनिंग में नियमितीकरण कार्यक्रम के माध्यम से रजिस्ट्रार महोदय ने सभी जिलों के अंदर केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देशित किया कि आपको इसी समय के अंदर ये निश्चित दिनांक में स्क्रीनिंग की बैठक बुलाते हुए कार्मिकों का नियमितीकरण करना है जी। सभी जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई जी। प्रक्रिया के माध्यम से सभी कार्मिकों के दस्तावेज संलग्न करके जमा करवाए गए, लेकिन उसकी पीड़ा ये रही कि जिन कार्मिकों का नियमितीकरण करना था, उस पीड़ा के अंदर ये रहा कि जिनका नियमितीकरण करना था उनका तो किया नहीं, और जिनका नहीं करना था उनसे कुछ लाभ लेकर के उनका कर दिया गया। और वैसे क्राइटेरिया क्या है, किन संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होना था या होना चाहिए? मूलतः इस चीज के अंदर जो प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो नियुक्त कार्मिक हैं, जो 10 जुलाई 2017 से पूर्व के लगे हुए हैं जी, स्क्रीनिंग के समय जो स्नातक शिक्षा पूर्ण करते हो 33 वर्ष तक, 21 से 33 वर्ष उसमें बताया गया था जी, लेकिन उसका एक निश्चित रूप से आकलन यही नहीं किया गया आयु सीमा का कि वो स्क्रीनिंग के समय हो या नियुक्ति के समय हो। तो हमने उसके अंदर जब उसके समस्या का निराकरण ये था कि स्क्रीनिंग काफी लंबे समय बाद हुई, तो वो जहां तक आयु तो बढ़नी है, रुकनी तो है नहीं, तो नियमितीकरण में आयु के अंदर जो था उसकी वजह से भी कई समस्याएं आई। कहीं ना कहीं कई सारी समस्याओं के माध्यम से इन लोगों ने रोकने के लिए तो कई विषय रखे, जिसमें विचारधारा को भी इस स्क्रीनिंग नियमितीकरण प्रक्रिया में साथ में जोड़ा गया जी, जिसके माध्यम से कई कार्मिकों को वंचित किया गया। संघ विचारधारा का है तो इसको नहीं रखना, इसको नियमित नहीं करना, क्या सही है? ऐसा भी हुआ है जी, ये वास्तविकता है। हाँ। और दूसरा विषय रहा कि जो जूनियर थे आज वो कार्मिक सीनियर हो गए जी, और जो कार्मिक सीनियर थे वो जूनियर हो गए वर्षों से, जिसको आज 17 साल कार्मिक को सेवा देते हुए प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से कार्य करते हुए हो गए हैं। अब 17 साल बाद उसको बोल रहे हैं कि जब आप लोग लगे थे उस समय आपकी आयु 20 वर्ष थी, जब आप काम करने लगे जब आपकी आयु 20 वर्ष थी, 19 वर्ष थी या 18 वर्ष थी, ऐसा तो 18 वर्ष 19 वर्ष या 20 वर्ष में जब वो लगा था कार्मिक, तो कार्मिक तो कभी भी लग सकता है ना कार्य करने के लिए। जी बिल्कुल, अपने परिवार के गुजारे के लिए बसारे के लिए वो तो कहीं ना कहीं तो जाके काम तो करेगा ना। और उस समय जब समितियों के माध्यम से समिति के अध्यक्ष ने उसको उस समिति के अंदर नियुक्ति दी है, कार्य करते हुए उसको 16 साल 17 साल 20 साल हो गए हैं। अब उसको बोलते हो कि आप जब लगे थे आप उस समय 18 साल थे, 19 साल थे या 20 थे या 21 थे, 21 नहीं थे, 21 के होते तो आपको रख लिया जाता है। अब आज वो 21 वाला 33 वर्ष का हो गया, जो 18 वर्ष की आयु में समिति के अंदर लगा था आज वो 33 वर्ष का हो गया। अब 18 की आयु वाला अगर 33 में अगर उसका नियमितीकरण आज 33 वर्ष की आयु के समय जब होने जा रहा है, तो उसको ये कहकर के उस गेट पर ही रोक दिया जाता है कि जब आज तो आप ठीक है पात्रता रख रहे हैं, 33 वर्ष आयु है, आप स्नातक भी पूर्ण है, अब हर तरीके से क्राइटेरिया में आ रहे हैं, लेकिन जब आप समिति के अंदर कार्य करने लगे थे तो आपकी आयु 18 वर्ष थी। ये कौन सा प्रश्न आ गया भाई? जब आप लगे थे आज आपको 17 साल 18 साल हो गए, 18 साल बाद आप बोल रहे हैं आपका नियमितीकरण नहीं होगा क्योंकि जब आप लगे थे तो आप 18 साल के थे। अरे भाई, भारत सरकार में और राज्य सरकार के अंदर जब मत देने का अधिकार जब 18 वर्ष की आयु में दे दिया जाता है, तो जब मतदान का 18 वर्ष की आयु में है, तो फिर इसको 18 से 40 इसको क्यों नहीं किया जा रहा? जब राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सभी विभागों के अंदर नियमितीकरण भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है उसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष की हुई है, तो फिर हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों का जो सेवा नियम बना है इसके अंदर 21 से 33 क्यों किया हुआ है? ये भी देखा जाता है कि आमतौर पर जो है कई लोग जो है 15-15 साल भी हो चुके हैं संविदा पर काम करते हुए, और उससे भी ज्यादा समय हो चुका है कईयों को जी, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। तो क्या सरकार उनको भी नियमित करने जा रही है या
उनके मामले में भी कुछ आयु का पंगा आने वाला है। समस्या है आयु वाली, आयु सीमा शिथिलता को लेकर के संगठन निरंतर प्रयासरत है। हम लोगों ने आज भी माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से चर्चा की है इस विषय में। तो हमने उस विषय में नियमितीकरण स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से जो अभी स्क्रीनिंग का जो हम लोग संगठन मांग कर रहा है, उसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के अनुसार करते हुए स्क्रीनिंग की जाए। उसकी आयु सीमा की पात्रता स्क्रीनिंग में आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाए और 10 जुलाई 2017 तक प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त सभी जो समिति में लगा था उस समय 18 वर्ष से और 40 वर्ष की आयु में जो लगे हैं उन सभी कार्मिकों का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण किया जाए। जी। प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समस्त कार्मिकों का नियमितीकरण हो, ऐसा हम लोगों ने अभी माननीय मंत्री महोदय को मांग में विषय रखा है और हम संगठन इस चीज के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रयासरत रहेगा जहां तक ये नियमितीकरण प्रक्रिया में 10 जुलाई 17 तक के समस्त कार्मिक जो समितियों में नियुक्त हुए थे उन सभी कार्मिकों का जहां तक नियमितीकरण नहीं हो जाता संगठन निरंतर प्रयासरत रहेगा। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा अपनी क्या कुछ योजनाएं आगे संघ को लेकर आपने बना रखी हैं? अभी द्वितीय मांग बिंदु में हम लोगों ने नियोक्ता निर्धारण का विषय रखा हुआ है, जिसके माध्यम से प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण हो। जी। हम किसके कार्मिक हैं? सहकारिता विभाग के, राजस्थान सरकार के, केंद्र सरकार के, केंद्रीय सहकारी बैंक के, उसका निर्धारण होना चाहिए। जी। इस मांग को लेकर के गत सरकार के समय वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तत्कालीन, उस समय पर भाजपा की सरकार के समय पिछली सरकार में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा राजे जी। उनके द्वारा नागौर जिले में जब हमारे तत्कालीन सहकारिता मंत्री हुआ करते थे डेगाना से अजय सिंह जी किलक साहब जी, जो अभी भी विधायक हैं। जी जी बिल्कुल। उनके कार्यकाल में माननीय सहकारिता मंत्री जी के समय माननीय मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा राजे जी, उनके द्वारा नागौर पहुंचकर एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से उस कार्यक्रम में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण में कॉमन कैडर की घोषणा की गई राजस्थान सरकार द्वारा। जी। उस कॉमन कैडर की पत्रावली भी चली, सब कुछ हुआ, लेकिन अंततः ये हुआ कि चुनाव आए, चुनाव के बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ और आज तक उस कॉमन कैडर की पत्रावली का पता नहीं हो, कॉमन कैडर की फाइल किस दिशा में दौड़ रही है। जी। तो नियोक्ता निर्धारण हो और कॉमन कैडर भी अगर आता है तो कार्मिकों के हितों में होगा, कार्मिकों की समस्याओं का निराकरण होगा। उनकी काफी सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज वो जूझ रहे हैं। आज 15 साल 20 साल 30 साल कार्मिकों को हो जाता है ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अपनी सेवाएं देते हुए। कई जिलों में ऐसी समस्याएं आती है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्मिकों को वहां के संबंधित संचालक मंडल अथवा समिति के अध्यक्ष अपनी हठधर्मिता की वजह से उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जी। इसके कारण उसके पारिवारिक समस्याएं भी आती है, आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक हो जाती है। जिस व्यक्ति को ग्रामीण परिवेश में धरातल पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से उस पंचायत ग्राम पंचायत में सेवा देते हुए 15-15 20-20 साल हो जाते हैं, उसके बाद अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, निजी हितों के लिए अगर कोई किसी कार्मिक को बाहर का रास्ता दिखा दे तो ये काफी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कार्मिक को 20-20 साल अपनी सेवा देते हुए हो गए और 20 साल बाद वो जाएगा कहाँ, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी, ये भी चिंता का विषय है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नियोक्ता का निर्धारण हो। नियोक्ता का निर्धारण होगा तो कार्मिकों का भविष्य सुदृढ़ होगा। आप लगातार इधर उधर भागते रहते हैं कार्मिकों की समस्याओं को लेकर के, तो इन सबको आप कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं? और इन सब के बीच में, इन सारी भागदौड़ और संघर्ष के बीच में क्या परिवार को आप पर्याप्त समय दे पा रहे हैं, या मन में एक टीस है कि परिवार को समय नहीं दे पाता? मैं अपने परिवार से बड़ा परिवार इस सहकार परिवार को मानता हूँ। जी। मैं एक छोटे से ध्येय के साथ कार्य नहीं करके एक बड़े सोच के साथ में और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, जो हमको जन्मस्थली हमारी संघ रही है, संघ पृष्ठभूमि जी, उनके मेरा एक ध्येय वाक्य उसके अंदर, न त्वम काम्य राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्थी नरसनम। इस विचारधारा के साथ हम लोग कार्य करते हैं
और देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम मृतम। बहुत बढ़िया। इन विचारों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि ये जो संपूर्ण सहकार परिवार है, ये संपूर्ण सहकार परिवार ही मेरा परिवार है। अगर संपूर्ण परिवार सुखी है तो मेरा परिवार सुखी है। तो आपको सभी जिला कार्यकारिणियों से भरपूर समर्थन मिल रहा है? जी। उनको आपसे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें नियमितीकरण, नियोक्ता निर्धारण, सेवा नियमों में संशोधन, हमारी जो कार्मिकों का जो ऋण पर्यवेक्षक के पदों पर जो 100% पदोन्नतियां होती है वो पूरी की जाएं, या हमको अभी बैंकिंग असिस्टेंट के पद पर जो सेवा नियम और आदेश लागू किए हैं उसमें 20% बैंकिंग असिस्टेंट के पदों पर आरक्षण दिया गया, उसकी जल्द से जल्द क्रियान्विति हो। इस प्रकार के जो प्रमुख रूप से जो विषय हैं, और सेवा नियम जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो कार्मिक हैं इनके सेवा नियम कार्मिक विभाग द्वारा बनाया जाए, और राज्य सरकार जिस प्रकार से अन्य विभागों अन्य कर्मचारियों को जो लाभ दे रही है उस प्रकार से ये कर्मचारी भी सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति मूर्त रूप से धरातल पर कर रहे हैं। इन सबका लाभ कार्मिकों को हो, ऐसी सभी कार्मिक अपेक्षाएं रखते हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं। मैं मेरे सहकार परिवार के लिए जितना अच्छा से अच्छा प्रयास कर सकूं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं। यदि मेरे जीवन में और मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने जीवन को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैंने मेरे सहकार परिवार के लिए कुछ अच्छा करने में अपना एक महत्वपूर्ण नींव का पत्थर बनने का प्रयास किया। मोदी जी अपने भाषणों में आमतौर पर कहते हैं कि मेरे पास क्या है, झोला उठा लूंगा, चल दूंगा। तो क्या आप भी उसी तरीके से चलते रहते हैं इधर उधर? क्योंकि आपके पास भी गिनती के कुछ 1-2 जोड़ी कपड़े होते हैं झोले में, और संघ का ही झोला होता है वो जी। सहकार भारती राजस्थान या फिर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो थैला आता है। तो क्या आप भी मोदी जी की तरह ही उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं, या आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के बारे में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलते हैं? मैंने आपको बताया ना, कार्य मेरे सहकार बंधुओं का समस्याओं का निराकरण मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मुझे जैसे ही जितना भी समय सेवा के लिए मैं खुद कार्मिक हूँ, उसकी समस्याओं के लिए हम लोग वहां की सेवा देने के बाद जो हम लोगों को अवकाश मिलता है या जो समय निकलता है बीच का, उस समय को हम लोग संगठन को देने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। उसको समर्पण के रूप में हम लोग राष्ट्र सेवा के रूप में या मेरे संगठन की सेवा के लिए हम लोग उस समय को निकालते हैं जी। और जितना भी हमसे प्रयास होता है उतना हम कार्मिकों के लिए वो समय देने के लिए यथा योग्य प्रयास करते हैं। एक बात कही जाती है कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करता, लेकिन संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो सब कुछ करते हैं जो कि राष्ट्र के लिए हितकारी है। सही है जी, बिल्कुल सत्य है। सहकारी कर्मचारी संघ की जो आपकी टीम है या परिवार है जी, उसके प्रति आप समर्पित होकर काम कर रहे हैं जी, या और भी कोई दायित्व आप निभाना चाहते हैं? दायित्व तो सामाजिक सरोकार का तो जीवन शुरू से रहा है। जन्म से जब संघ पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमारी विचारधाराएं वही है, और सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से जो भी दायित्व दिए जाते हैं, संगठन जो भी दायित्व देता है उसको अपनी दायित्व को और जिम्मेदारी को निर्वहन करने का पूरा प्रयास करते हैं। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की संपूर्ण कार्यकारिणी, जिसकी नींव 16 सितंबर 2021 को माँ करणी की पावन धरा देशनोक पर रखी गई थी जी। माँ करणी के आशीर्वाद से आज संपूर्ण प्रदेश की कार्यकारिणी दिन रात यथा योग्य जो भी सहकार बंधुओं के हितों को लेकर के जो भी प्रयास होते हैं वो करने का भरसक प्रयास करती है, और एक एक प्रदेश का एक एक पदाधिकारी दिन रात ये चिंतन करता है कि मेरे प्रदेश का सहकार बंधु किस प्रकार से इन समस्याओं का निराकरण करके आगे बढ़े। इसको लेकर के संपूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी का यह परिवार आज लगा हुआ है। आप देखिए कि कड़ाके की सर्दी के बीच भी आप जयपुर में प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के इस परिवार से जो प्रदेश कार्यकारिणी आती है, चाहे वो श्री गंगानगर हो, चाहे बीकानेर की पावनधरा हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बारां हो, कोटा हो, इस प्रकार से चाहे जोधपुर हो, अलग अलग विविध जिलों से
आज कड़ाके की सर्दी के बीच हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के एक एक पदाधिकारीगण सामने बैठे हैं रात को 11-11, 12-12 बजे, 1-1 बजे चल रहे हैं और सुबह 4 बजे, 5 बजे इस कड़ाके की सर्दी के बीच में यहाँ पर आकर के हमारे प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के हितों के लिए दौड़ रहे हैं जी, और प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जल्द हमारे कार्मिकों के नियोक्ता निर्धारण, उनके नियमितीकरण, उनके सेवा नियम संशोधन, उनके ऋण पर्यवेक्षक की पदोन्नतियां, उनके बैंकिंग असिस्टेंट के 20% आरक्षण जी, किस प्रकार से इन जायज मांगों की खुशखबरी, निराकरण की समस्याओं की मांगों को लेकर के हम लोग जल्द से जल्द अपने सरकार बंधुओं तक पहुंचाएं, ऐसा प्रयास करने में भरसक प्रयास करते हैं। आपके संगठन को हृदय से नमन करता हूं और सभी कुछ साथी साथ में हैं जी, और आपको भी मैं नमन करता हूं, आपकी सेवाओं को नमन करता हूं, जो इतनी सर्दी में भी आप लोग जो है इस प्रकार अपना परिवार छोड़कर यहाँ संघर्ष करने के लिए मौजूद है। आपकी जो टीम है संगठन में बहुत प्रेम और सामंजस्य है, इसको बनाए रखने के लिए भी आप कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं या सिर्फ ऑनलाइन जुड़े हुए रहते हैं तो उसी से ही काफी कुछ हो जाता है? इन विषयों को लेकर के समय समय पर संगठन संघ द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उस हिसाब से योजनाओं के आधार पर उन योजनाओं की मूर्त रूप से क्रियान्विति राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ समय समय पर करता है, चाहे वो अभ्यास वर्ग हो, चाहे प्रशिक्षण वर्ग हो, चाहे कार्यकर्ताओं का धरातल पर किस प्रकार से उनको योजनाओं को, उनका किस प्रकार से प्रशिक्षण के माध्यम से उनको तैयार करना है, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी विचारधारा, उनके शैली, वो सब चीज़ों पर समय समय पर जब भी प्रशिक्षण, अभ्यास वर्ग या बैठकों का आयोजन किया जाता है उसके माध्यम से सब कुछ हम लोग करने का प्रयास करते हैं। कुलदीप जी, आपके पास एक पुलिंदा भी है जी, कुछ जानकारी है जो साझा करना चाहते हैं? जी, बताइए। संगठन के माध्यम से आज हम लोग सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाकर के आज उनके विशेष अधिकारियों से हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं का निराकरण की मांग राजस्थान सरकार से की है जी। इस मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिनांक 10 जुलाई 2017 तक राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त कार्मिकों की वर्तमान में जारी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में आयु सीमा में शिथिलता के कारण वंचित कार्मिकों की स्क्रीनिंग समिति में नियुक्ति के समय आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के अनुसार कर समस्त कार्मिकों का स्क्रीनिंग के माध्यम से स्थायीकरण करने की मांग की है। राजस्थान प्रदेश की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यरत कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण करते हुए बैंक कर्मचारी, राज्य कर्मचारी अथवा कॉमन कैडर अथॉरिटी लागू की जाए। उसी प्रकार व्यवस्थापकों का सेवा नियम 2022 में जो बना था उसमें संशोधन करते हुए व्यवस्थापकों के सेवा नियम कार्मिक विभाग द्वारा बनाए जाए और सेवा नियमों में संशोधन हेतु सुझाव एवं सलाहकार समिति में संगठन को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, ऐसी हम लोगों ने उसमें भी मांग की। उसी प्रकार वर्षों से कार्यरत व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों में से पदोन्नति के रूप में केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति दी जावे। सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 26.5.2.1 के माध्यम से किसी भी केंद्रीय सहकारी बैंक की सक्षम स्तर से स्वीकृत बैंकिंग सहायक के पदों में 20% पदों पर व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समितियों से बैंकिंग सहायक के पद पर चयन की प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो। इस संबंध में कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समिति राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 15/18 सवेरा B2 2005 सेवा नियम कमेटी 08317 दिनांक 8 अक्टूबर 2024 जारी किया जा चुका है। इसकी भी मूर्त रूप से क्रियान्विति हो, इसको लेकर के आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशेष अधिकारियों से चर्चा की और इसकी समस्याओं के निराकरण को लेकर के आज मांग की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण हो। इसी विषय पर माननीय सहकारिता मंत्री महोदय को भी हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। मतलब कार्मिकों को आप बहुत जल्द खुशखबरी देने के मूड में लग रहे हैं। प्रयास है, संगठन चाहता है कि कार्मिकों के हितों में जल्द से जल्द खुशखबरी आए। बहुत जबरदस्त है। आपकी जो सेवाएं हैं वो अतुलनीय हैं। कार्मिकों के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। और कुछ ऐसी बात
जो मैं पूछ नहीं पाया या आप बताने से चूक गए, तो अब बता दीजिए। निश्चित रूप से इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के हितों को लेकर निरंतर प्रयासरत है और मैं पूर्ण रूप से प्रदेश के सहकार बंधुओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दूंगा, लेकिन हमारी जो जायज मांगे हैं उसके निराकरण को लेकर के यथासंभव जो भी प्रयास होगा वो करके समस्याओं के निराकरण के लिए चाहे संगठन को नेहरू सहकार भवन का घेराव तक करना पड़े या हम लोगों को संघर्ष के रूप में चाहे आमरण अनशन तक पर बैठना पड़े, हम लोग बैठेंगे, लेकिन हमारी समस्याओं, हमारी जो जायज मांगे हैं उनका निराकरण निश्चित रूप से हम लोग कराकर ही दम लेंगे। बहुत खूब। तो क्या ये समझा जाना चाहिए कि निकट भविष्य में आप राजनीति में सीधे सीधे उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं? ऐसा अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर संघ की तरफ से आपको निर्देशित किया जाता है कि कुलदीप जंगम जी आप चुनाव लड़िए, तो क्या आप तैयार होंगे? ये विषय काफी अभी समय के अनुसार जो भी होगा उस समय देखा जाएगा। अभी इस विषय में बोलना उचित नहीं होगा। बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया गया है और सधा हुआ जवाब है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्री कुलदीप जंगम, जो कि राजस्थान राज्य सहकारी कर्मचारी संघ के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और इन्होंने इस बात का वचन दिया है अपने समस्त राजस्थान के कार्मिकों को कि ये अपना जीवन जो है आपके हित के लिए समर्पित कर चुके हैं और आगे लड़ाई जितनी भी बड़ी होगी ये लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाते जाते आपसे यह अनुरोध कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।